बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉस्ट बिहेवियर में कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जिसमें हमने फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है, और उनके कुछ ग्राफ्स देखे थे। और फिर हमने देखा रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, ठीक है, ये हमने सारी बातें कर ली थी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये कॉस्ट बिहेवियर वाला उम्मीद है इंशाल्लाह टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मुझे आपको बताना है कि व्हाट इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या है? अगर हम टोटल रेवेन्यू यानी कि सेल में से, अगर मैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं, अगर मैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं, तो जो आंसर आएगा उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। और इस कंट्रीब्यूशन को फाइंड करने का दूसरा तरीका भी है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ से भी डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी कंट्रीब्यूशन आ सकता है। अब ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा? ऑब्वियस बात है, क्योंकि इंफॉर्मेशन पर यूनिट में है। तो अगर इंफॉर्मेशन पर यूनिट में है तो आपको सेल भी पर यूनिट में चाहिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, और उसको यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास सेल जो है वो 100 है, और वेरिएबल कॉस्ट, बल्कि क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है कि सेल हमारे पास 100 है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट मान लें कि उसके अंदर 60 है, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट मान लें उसमें 10 है। एग्जामिनर ने रिक्वायर क्या किया है? एग्जामिनर ने कहा कंट्रीब्यूशन बताओ क्या है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन। तो हमने कहा ठीक है, कंट्रीब्यूशन बता देते हैं, कोई मसला नहीं है। अब कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना है, सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है। अब सेल कितनी है? सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो सेल कितनी है? 100, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना आ गया मेरे पास? 40 का कंट्रीब्यूशन आ गया। तो इस केस में फिक्स कॉस्ट का कोई काम नहीं होगा हमारा, इग्नोर कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी। नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो। इसको सी एस रेशियो भी कहते हैं। सी एस रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो। जैसे कि क्वेश्चन ही बता रहा है फॉर्मूला कि कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दो सेल से। अगर हम कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड कर दें तो इसको क्या कहते हैं? सी एस रेशियो। ये टोटल में भी हो सकता है, जैसे देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल सेल में हो सकता है, और ये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन और सेलिंग प्राइस पर यूनिट से भी हो सकता है। यानी कि सी एस रेशियो टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल सेल से भी फाइंड हो सकती है, और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन और सेलिंग प्राइस पर यूनिट से भी फाइंड हो सकती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इसी वाली एग्जांपल को ले लेते हैं। एग्जामिनर ने कहा कंट्रीब्यूशन बताओ, 40 आ गया। सेकंड रिक्वायरमेंट एग्जामिनर ने कहा यार सी एस रेशियो भी बता दो इसकी। हमने कहा कोई मसला नहीं, बता देते हैं। सी एस रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। परसेंटेज में जाना है तो इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, अगर परसेंटेज में जाना है। तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? 40। तो कंट्रीब्यूशन 40 आ गया, सेल कितनी आ गई मेरी? 100 आ गई, ठीक है। और यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो सी एस रेशियो हमारी क्या आ गई? 40% आ गई। इसका मतलब मैं अपनी सेल का 40% कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूँ, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन की एक एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास लास्ट में आ गया ब्रेक इवन। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेक इवन होता क्या है। ब्रेक इवन का मतलब है कि जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, प्रॉफिट वहां पे जीरो हो जाए, या टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट दोनों बराबर हो जाए। ये तीन पॉइंट हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही है। नो प्रॉफिट नो लॉस ब्रेक इवन। प्रॉफिट जीरो हो जाए तो इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस ही है, ठीक है। और प्रॉफिट जीरो का मतलब है जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट आपस में इक्वल हो जाए। अगर ये वाली बात समझ नहीं आ रही तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो, ये देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो। अब माइनस कॉस्ट इधर के प्लस कॉस्ट हो जाएगा, तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो देखें, जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट हो तो भी ब्रेक इवन है,
यहाँ पे प्रॉफिट जीरो है और प्रॉफिट जीरो हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ये ब्रेक इवन आ गया। और अगर आपने इक्वेशन के जरिए ब्रेक इवन फाइंड करना है, इक्वेशन के जरिए ब्रेक इवन फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला, ये देखिए, ये बन गया टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड आ जाएगा, यूनिट सोल्ड को क्वांटिटी कह रहा हूँ, तो सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू बन गया। अब टोटल कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होगी फिक्स कॉस्ट और एक होगी वेरिएबल कॉस्ट, एक होगी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये होगी फिक्स कॉस्ट और एक होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ब्रेकअप किया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड, ये भी सोल्ड होगी, ये भी सोल्ड होगी क्वांटिटी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमारा बन गया टोटल रेवेन्यू, ये सारा हिस्सा बन गया टोटल कॉस्ट। तो सम टाइम ये वाली इक्वेशन हमें एग्जाम में क्वेश्चन में यूज करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये तो ब्रेक इवन का क्वेश्चन हो गया। मिसाल के तौर पे यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बनाता हूँ मैं जरा, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि हमने कहा कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 है और फिक्स कॉस्ट मान लें कि 200 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर एग्जांपल क्या लें 4 है, ठीक हो गया जी। अब बताएं यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे बताएं कितने यूनिट बेचें कि हमें ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो आप देखें ये जो कैलकुलेशन है, ये आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन से भी कर सकते हो। और इसका आसान सा हल बताता हूँ, अगर आपको वो यूनिट जानने हैं कि अगर मैं इतने यूनिट बेचूं तो मुझे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो इसका मतलब मैं ये क्यों जानना चाहूंगा, बिजनेस ब्रेक इवन इसलिए जानना चाहेगा ताकि बिजनेस एक टारगेट सेट करे, यार कम से कम, अभी पता नहीं आंसर क्या आता है मुझे नहीं पता, जो भी आंसर है पहले आंसर कर लें, फिर मैं उसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल वो यूनिट बताएं जहाँ पे हम ब्रेक इवन है, तो देखें मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड, ये लिख लिया, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट आ गया प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और यहाँ पे भी क्वांटिटी सोल्ड आ गया, ये भी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड आ गया, फिक्स कॉस्ट 200 है, वेरिएबल कॉस्ट 4 मल्टीप्लाई बाय क्यू आ गया, यानी कि 4Q आ गया ना, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बन गई, 10Q इज इक्वल टू 200 प्लस 4Q, 4Q। अब 4Q इससे माइनस होगा तो 6Q रह जाएगा, तो 6Q इज इक्वल टू 200, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से देखिए आंसर क्या आता है, तो आंसर आता है हमारे पास 33.33 यूनिट। अगर हम 33.33 यूनिट बेचें तो डेसिमल में तो यूनिट होते ही नहीं है, तो इसका मतलब मैं 33 यूनिट बेचूंगा तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पर होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको ब्रेक इवन यूनिट बता दिए इस इक्वेशन को यूज करते हुए। अब इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, अगर मैं ब्रेक इवन यूनिट फाइंड करना चाहता हूँ तो बजाय इसके कि मैं ये लंबी चौड़ी इक्वेशन याद करूं, मैं क्यों ना एक शॉर्टकट लगाऊं, वो ये है ब्रेक इवन यूनिट्स फाइंड करने का। ब्रेक इवन यूनिट्स, जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि यूनिट्स टू अचीव ब्रेक इवन, अगर आप ब्रेक इवन पर जाना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कितने यूनिट्स आप बनाएं कि आप ब्रेक इवन पर हो, तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लें, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आता है, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। पर यूनिट में हो तो इनको भी पर यूनिट में ले जाए, ठीक है, क्लियर। अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ और देखता हूँ एक लम्हे में ये 33 वाला मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या करना है, ब्रेक, मैंने यूनिट सोल्ड एट ब्रेक इवन, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा फिक्स कॉस्ट वाला। अब चेक करें फिक्स कॉस्ट कितनी मेरे पास 200, तो देखिए यहाँ पे मैंने रखा 200, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑलरेडी मेरे पास 10 है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है माइनस करूंगा 4, तो चेक करें एक लम्हे में आंसर आ गया 33। तो देखिए ये मेरा आंसर है, देखिए मैंने यही किया था ना एट देन, 200 डिवाइड बाय 6, ये देखिए ये किया हुआ 200 डिवाइड बाय 6, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको लास्ट स्टेप में ले आया, ये इक्वेशन आपको सिंप्लीफाई करवा कर लास्ट स्टेप में लेकर आएगा।
तो जब भी स्टूडेंट याद रखिएगा आपने ब्रेक इवन यूनिट्स फाइंड करने होंगे तो चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक हो गया। और अच्छा, और अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि कितनी सेल करूं, यानी कि ब्रेक इवन इन अमाउंट, इन अमाउंट का मतलब ये है कि कितनी सेल करूं पैसों में कि ना मुझे प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन में क्या आंसर आ रहा था, सेल कितनी थी 33, 33 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आंसर आ जाएगा, यानी कि 330 वो अमाउंट होगी जहां पर हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो अगर मैं यहाँ से एक और रिक्वायरमेंट बनाना चाहूँ कि सेल रेवेन्यू, सेल रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पर सेल रेवेन्यू क्या होता। देखिए हमने तो यूनिट फाइंड कर लिए थे, यूनिट्स कितने थे, ब्रेक इवन यूनिट्स दैट इज द ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये फॉर्मूला लगा लूंगा मैं। अब ये जरा सॉल्व करना यहाँ से जरा आसान है, ठीक है जी। अच्छा जी, ओके, जस्ट अ मिनट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो ब्रेक इवन यूनिट्स तो 33 थे, ये हमने फाइंड कर लिया। सेलिंग प्राइस कितनी थी 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करके 3330, 330 हमारा क्या आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगी जहां पर हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, लेकिन ये आंसर इतनी जल्दी कैसे आया, उसके लिए सारा स्टेप करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट मैं इसी क्वेश्चन से ये 330 तक पहुंच जाऊं, तो मैं कैसे पहुंचूंगा, यहाँ पर आ जाए। अगर आप ब्रेक इवन पैसों में जाना चाहते हैं तो फॉर्मूला यूज कर लें, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशियो। सीएस क्या था, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो। ठीक है, तो करना क्या, कुछ नहीं करना आपने, आसान सही है, अभी देखना आंसर एक लम्हे में आंसर आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितनी है 200, तो 200 इधर लिख ले। अब कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो निकालें तो कोई मसला नहीं है, अब यहां से कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, 10 माइनस 4, देखो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन था ना, तो कंट्रीब्यूशन निकाल लें, थोड़ी सी वर्किंग कर लें, कोई मसला नहीं है, अगर डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं करना कोई मसला नहीं है। कंट्रीब्यूशन पहले फाइंड कर लें, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल प्राइस कितनी है 10, वेरिएबल कॉस्ट 4 है, तो 10 माइनस 4 कर लें, आंसर आ गया 6। अब कंट्रीब्यूशन आ गया 6, तो यहाँ पे रख लें 6। ठीक है, सी आ गया, एस कितना 10 है, तो 6 डिवाइड बाई 10, तो इसको सॉल्व कर लें, आंसर आपके पास आ जाएगा 330, 330 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 330 आ जाएगा, खैर 330 वो ये आ रहा है असल में 333, क्योंकि इसने राउंडिंग नहीं किया ना, हमने वहां पे राउंडिंग कर दिया था, तो ये 330 ही तकरीबन बन जाएगा। तो ये अगर आपने ब्रेक इवन यूनिट्स डायरेक्ट फाइंड करने हो और ब्रेक इवन इन अमाउंट्स डायरेक्ट फाइंड करनी हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब फर्दर इन तीनों की प्रैक्टिस करते हैं एक एक आईकैप के क्वेश्चन से। तो एक आईकैप क्वेश्चन से ब्रेक इवन यूनिट का क्वेश्चन करवाता हूँ, एक रेवेन्यू का करवाता हूँ, ठीक है नी, और एक कंट्रीब्यूशन का करवाता हूँ। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अच्छा जी, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं आईकैप के क्वेश्चन बैंक की, ये न्यू वाला क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, जो आईकैप ने एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन, एपीक्यू एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिया था, हम उसमें से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन अच्छे हैं जरा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं कि कॉज बिहेवियर वाला जो क्वेश्चन आएगा, बस हम उसको टारगेट करेंगे और फिर वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अभी तो सारे स्लोप वाले चल रहे हैं, स्लोप स्लोप। चलिए चलो, ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 12, ये कॉस्ट बिहेवियर क्या है। कहता है फिक्स कॉस्ट इज, हमने कहा फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक्टिविटी के चेंज होने से ना चेंज हो, अ कॉस्ट दैट डजंट चेंज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। हमने कहा यही वाली ऑप्शन, अल्फा वाली ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट, हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक्टिविटी के साथ चेंज हो जाए, अ कॉस्ट दैट डजंट चेंज, हमने कहा नहीं ये गलत है, अ कॉस्ट दैट डज चेंज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, हमने कहा हाँ वेरिएबल कॉस्ट के लिए वाली बात सही है। ठीक है, अच्छा जी, 14 वाला क्वेश्चन आ गया और ये है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन नीडेड टू ब्रेक इवन। कहता है टोटल कंट्रीब्यूशन बताओ और ब्रेक इवन के अकॉर्डिंग बताओ। तो अब देखें
कंट्रीब्यूशन आ गया, ब्रेक इवन आ गया। अब देखें जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था वो वाला काम आ जाएगा, जैसे कि ये वाला। अब ये वाला फॉर्मूला हमारा काम आ जाएगा। तो प्रॉफिट कैसे होता है, अगर मैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो देखें फायदा होता है लेक्चर को अच्छे से पढ़ने का, नतीजा सब कुछ लिखा होता है। तो हमने क्या यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया, अगर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। क्या आ जाता है, प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट उसने ब्रेक इवन पर पूछा हुआ है, तो प्रॉफिट तो यहाँ पर कोई नहीं होगा, तो प्रॉफिट आ गया 0, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या, उसने टोटल कंट्रीब्यूशन पूछा है तो मुझे ये चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं फिक्स कॉस्ट क्या है हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज 250, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट 250 आ जाएगा। अब बताएं यहाँ पर मैं क्या लिखूं कि आंसर 0 आ जाए, तो ऑब्वियस बात है 250 लिखूंगा ना, 250 माइनस 250 तो 0 आएगा ना, तो ऑप्शन बीटा इज दी करेक्ट वन। ओके, अच्छा जी, खैर ये तो थोड़ा इजी वाला था। क्वेश्चन 15 देखते हैं आप। A company sells single product with selling price 45, selling price 45 आ गई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 आ गया। कहता है फॉर द सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाय 2, सेलिंग प्राइस भी 2 से बढ़ गई, वेरिएबल कॉस्ट भी 2 से बढ़ गई। compute the compute the percentage change in contribution per unit for 2 year। कहता है क्या कंप्यूट कर दो, परसेंटेज चेंज कंप्यूट कर दो, यानी कि परसेंटेज चेंज बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में। तो हमने कहा कोई मसला नहीं है, 2 सालों का बता देते हैं। तो हमने कहा ईयर 1 में कंट्रीब्यूशन क्या आया होगा, ईयर 1 में कंट्रीब्यूशन क्या आया होगा। अब ईयर 1 का कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, सिंपल इज दैट। तो 45 माइनस 20 किया तो आंसर मेरे पास आ गया 25, 45 माइनस 20 दैट इज 25, ठीक है। इसी तरह ईयर 2 आ गया। अब ईयर 2 में मैंने कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है। कहता है सेलिंग प्राइस भी 2 से बढ़ा दो और वेरिएबल कॉस्ट भी, तो भाई सेलिंग प्राइस 2 से बढ़ा दिया तो 47 हो जाएगा, और इसको 2 से बढ़ा देंगे तो 22 आ जाएगा। तो अगेन आंसर विल बी दी 25। सो देयर इज नो चेंज, परसेंटेज चेंज इन द कंट्रीब्यूशन in the next year, so the answer will be the delta, that is 0% change। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यार ये तो क्वेश्चन ज्यादा ही, मैं समझ शायद 4-5 ही होंगे। 16 वाला देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। A company will break even if total contribution is same as total fixed cost। चेक करें ये वाली बात, ये वाली बात, ये वाली बात, अभी पढ़कर आए, अभी पढ़कर आए, अभी पढ़कर आए। ये देखें, अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट बराबर हो तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो देखें ये वाली बात लिखी है, अ कंपनी भी, देखें ये वाली बात, ये वाली लिखी हुई है, ठीक है। तो हमने कहा बिल्कुल सही बात है, a company will make profit if total contribution is same। नहीं नहीं, टोटल कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट सेम हो तो कंपनी प्रॉफिट पर नहीं होती है बल्कि ब्रेक इवन पर होती है, तो बीटा गलत हो गया। चले खैर ए मिल गया तो बाकी को हमने लिफ्ट ही नहीं करानी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जब है तो रॉन्ग की क्यों टेंशन लें। 17 देखते हैं जनाब। 17 क्वेश्चन में कह रहा है, अ कंपनी सेल अ सिंगल प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस आ गई 50, अनकंट्रीब्यूशन पर यूनिट 30 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज, which of the following change will result in a ₹2 increase in contribution per unit। कहता है ₹2 जो है वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो बताएं इन अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में से क्या चेंज होगा। यानी कि सेलिंग प्राइस 2 रुपए कम करें, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए कम करें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को 2 रुपए से बढ़ाएं, या फिक्स कॉस्ट को बढ़ा दें। भाई फिक्स कॉस्ट तो गेम से आउट करो ना, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में तो फिक्स कॉस्ट का कोई काम नहीं होता। तुम तो भाई अल्लाह हाफिज हो जाओ, ठीक है जी। अच्छा चलें, कंट्रीब्यूशन उसने हमें दिया हुआ है, तो देखें हमारी इक्वेशन क्या होगी, हमारी इक्वेशन क्या होगी। व्हाट विल बी दी अवर इक्वेशन, द इक्वेशन विल बी दी कंट्रीब्यूशन इज द सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन यूज कर ली, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या गिवन करता है, अब क्वेश्चन में उसने 30 का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो ठीक है 30 में लिख लेता हूँ यहाँ पे 30, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ 50, ये 50 लिख लिया। अब यहाँ से क्या बैलेंसिंग वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर सकता हूँ, यस आई कैन सॉल्व। सो व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट, द वेरिएबल कॉस्ट विल बी दी 20।
सो 50 माइनस 20 दैट इज 30। इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट मुझे बैलेंसिंग मिल गया। अब ये इक्वेशन आ गई। अब वो कहता है, उसका क्वेश्चन ये है, अच्छा ये मुझे मिल गया। अब क्वेश्चन उसका ये साथ देगा कि मैं कंट्रीब्यूशन को 2 से बढ़ाता हूँ। 30 था तो उसने 32 कर दिया जब 2 से बढ़ाएगा। अब ये जो 32 कंट्रीब्यूशन है, ये 32 कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? हमने कहा भाई 2 तरीके हैं, तीसरा तरीका नहीं है। इफ यू वांट टू इंक्रीज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो चीजें महंगी बेचो या तो कॉस्ट कम कर दो, बस ये 2 तरीके हैं। और 2 का अगर इंक्रीज आया, या तो सेलिंग प्राइस 2 से बढ़ा दो या तो कॉस्ट 2 से कम कर दो। मैं आपको ये मैथमेटिकली प्रूव करके देता हूँ, ठीक है। मान लो कि 2 से सेलिंग प्राइस बढ़ाई तो 50 वाली कितनी की कर दूंगा, 52 की कर दूंगा। ये देखो सेलिंग प्राइस 2 से बढ़ा दी, जबकि वेरिएबल कॉस्ट को मैंने क्या रखा, सेम रखा। तो चेक करें 32 आ गया, मैंने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी। दूसरा तरीका क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट कम कर दो। भाई वेरिएबल कॉस्ट 20 की थी, अगर मैं 18 कर दूं, जबकि सेलिंग प्राइस रिमेन मेरी 50 है, सेलिंग प्राइस रिमेन सेम है, तब भी चेक करें आंसर जो है वो हमारा 32 ही आता है। तो 2 ऑप्शन होंगी। नंबर 1, या तो सेल बढ़ा दूं 2 से, या तो कॉस्ट कम कर दूं 2 से। अब देखिए ढूंढे कहाँ लिखा हुआ, सेल 2 से ज्यादा, कॉस्ट 2 से कम। डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, भाई नहीं सेलिंग प्राइस डिक्रीज नहीं चाहिए, इंक्रीज चाहिए, तुम गलत हो। डिक्रीज ₹2 वेरिएबल कॉस्ट, हाँ ये सही है, वेरिएबल कॉस्ट को 2 से कम कर दो। तो 17 में ये तो मिल गया। तो बस ठीक है, ये दिस इज अवर आंसर, सिंपल इज दैट। और चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ठीक है। मेरा तो ख्याल था कि मैं सारा करवा दूंगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ही हैं। तो फिर अब एक लास्ट वाली वीडियो बना दूंगा जिसमें बस प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि अभी आगे काफ़ी ज़्यादा ही है। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाले क्वेश्चन होंगे। उसने ज़्यादातर क्वेश्चन कॉस्ट बिहेवियर के यहाँ पे रखे हुए हैं सारे, ठीक है। तो बस ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में सिर्फ इसकी MCQ की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। टिल दैट टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर समझ आ गई हो तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि समझ आई या नहीं आई। अल्लाह हाफिज़।